Good evening, everyone. Hmm? Good evening, everyone. सभी को नमस्कार, लेडीज एंड जेंटलमैन। आ जाओ सारे शिकारियों। इन्वर्जन में हम खिचड़ी बनाते हैं बेटे, क्योंकि खिचड़ी खाने का मन करता है ना, तब हम इन्वर्जन करते हैं। अपनी वीडियोस को ध्यान से मत देखो, अपनी रिवीजन मत करो नोट्स की, और यूं ही सवाल पे सवाल पूछे जाओ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कल की क्लास आप सभी से उम्मीद की गई है कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। दिनेश जी, यही कहना चाह रहा हूं, जब आप अपने वीडियो को, अपने कंटेंट को 2-4 बार पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से चीजें रिवाइज होंगी। वरना सौरभ की तरह से ही पूछते रहोगे, सर इन्वर्जन क्यों होता है? ये ऐसा नहीं लग रहा मोहब्बतें फिल्म नहीं थी? ये ये प्यार क्या होता है? एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर वो पूछा करती थी कि नशा कैसे करते हैं। हेलो एवरीवन, आज फटाफट से अपर्णा देवी, हम दिवाली की छुट्टी के बाद आपकी वोकैब सेशन नहीं लिया करेंगे। तब तक आप बेहोश रहें, पढ़ने पे ध्यान लगाएं। जी सर। पिछली क्लास तक हम लोगों ने पार्टिसिपल्स के बारे में बात की, और पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस को हम लोगों ने समझा। पार्टिसिपल्स बेसिकली 3 तरीके से बट जाते हैं। एक हमने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक हम लोगों ने कहा पास्ट पार्टिसिपल, और एक हमने कहा परफेक्ट पार्टिसिपल। उम्मीद करता हूं पिछली क्लास के कंटेंट को आपने रिवाइज किया होगा। मैं कुछ एक सवाल पिछली कंटेंट से रिलेटेड ही आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन चारों के चारों क्वेश्चंस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें।
इन लिखे हुए क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का अगर हम प्रयास करें तो इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें काम आने वाली हैं। सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं कल की तरीके से ही मैं चीजें आगे लेकर चलना चाहूं तो ये लिखा हुआ हमारे सामने है पूरा का पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। और हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज अब तब यूज करते हैं जब एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात करते हैं, जबकि परफेक्ट पार्टिसिपल हम तब यूज करते हैं जब एक एक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ। तो एक इंसान ये कॉन्टिन्यूसली अगर कोई इंसान चीखता हुआ कमरे में आया तो देखो बच्चों ये सारा का सारा जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये क्वालिफाई कर रहा है शी को, और इस शी ने ही इस लिखे हुए एक्शन को परफॉर्म किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रमा कॉल्ड अप द पुलिस एंटिसिपेटिंग सम ट्रबल। अब बड़े ध्यान से देखने का काम करें बच्चों, ये जो पूरा का पूरा हमारे सामने लिखा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा हमारे सामने लिखा हुआ है पार्टिसिपल फ्रेज, क्या ये पार्टिसिपल फ्रेज पुलिस के लिए यूज किया गया है? क्या पुलिस कोई ट्रबल एंटिसिपेट करेगी? आप कहोगे सर ये तो नॉनसेंस है। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है वो किसके लिए हुआ? रमा के लिए। तो करेक्ट आंसर तैयार हुआ anticipating some trouble, comma, Rama called up the police। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। लिखा है हमारे सामने क्वेश्चन, लिखे हुए इस क्वेश्चन पर अगर हम काम करें नंबर 2 पर, अब ध्यान से देखना बेटा, इस लिखे हुए एक्शन को अगर थोड़ा ध्यान से हम देखें तो ये लिखा हुआ जो एक्शन है वो कंप्लीट है अपने आप में। इस लिखे हुए एक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक्शन अपने आप में कंप्लीट है। उसके बाद उस मैनेजर ने डिसीजन लिया। इसका मतलब लिखे हुए इस पार्टिसिपल फ्रेज को हमें चेंज करना होगा परफेक्ट, क्योंकि सर किसी इंसान ने सोचने का काम कंप्लीट किया उसके बाद डिसीजन लिया, इसलिए हम लोग यहां पर कहने की कोशिश करेंगे हैविंग कंसीडर्ड। बाकी की आगे की बातचीत बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आओ। हैविंग ड्रिवन बैडली द पुलिस चलान्ड हर। अब आप देखोगे ध्यान से तो भाई साहब ये जो पूरा का पूरा एक्शन, पूरा का पूरा जो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है वो पुलिस को तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है। बेसिकली वो क्वालिफाई किसको कर रहा है? हर को। इसीलिए इसके लिए क्वालिफाई करने का तरीका गलत हुआ। हम लोगों को जब देखा कि भैया ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है वो पुलिस के लिए नहीं है, वो यूज किया गया है शी के लिए, तो उस शी का जिक्र हम इस लिखी बातचीत से पहले करेंगे। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो भाई आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया होगा। ठीक है बच्चों। चलो भाई, अब मैं थोड़ा सा लेवल आपका आगे लेकर चलना चाहूंगा। तो बच्चों जो मैं अब बात करने वाला हूं इस बात को और ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करना। ये बातचीत आपके लिए काफी काम आने वाली है। ठीक है, देखो आप लोगों ने एक टॉपिक सुना है जिसे हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम उसे टेंस कहते हैं। अब पहले इस चीज को ध्यान से समझो। टेंस के अपने छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं। टेंस के अपने छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं। एक हुआ इंडेफिनिट, एक मैंने आपके सामने लिखा कॉन्टिन्यूअस, एक मैंने लिखा जी परफेक्ट,
ठीक है बेटा। और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बेसिकली वो अलग से टेंस नहीं होता, वो एक दो टेंसेस को आपस में मिलाने का जरिया है, वो आप लोग जानते भी हैं। हम अगर इस सारे के सारे इंफिनिटिव्स की बात करें, है तो ये भी वर्ब ही, अरे नॉन फाइनाइट वर्ब है तो अपने आप में वर्ब ही, तो अगर ये वर्ब है तो वर्ब के अंदर सारे के सारे वर्ब वाले गुण होंगे ही। भाई नॉन फाइनाइट वर्ब अगर है तो नॉन फाइनाइट के अंदर फाइनाइट वर्ब के गुण आ सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझो। इंडेफिनिट नाम से अगर मैं कहना चाहूं तो 2+V1 रहा, ठीक है। अगर मान लो मैं एक सवाल लिखता हूं आपके लिए, मैंने कहा आई वॉन्ट टू राइट अ पोयम, ठीक है। तो इस लिखे सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से समझना चाहूं तो आई इस वॉन्ट का डूअर है, इसी आई को देखा जाए तो आई राइट का भी डूअर है, और इस राइट का ऑब्जेक्ट अ पोयम है। पहली बात समझ में आई? एक बार फिर ध्यान से समझें। आई इस वॉन्ट का डूअर है, आई इस राइट का डूअर है, और इस राइट का ऑब्जेक्ट अ पोयम है। एक बार फिर से समझते हैं। मैं अगर कहूं आई वॉन्ट करण टू राइट अ पोयम, अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखने का कोशिश करूं तो आई इस वॉन्ट का डूअर है, इस वॉन्ट का ऑब्जेक्ट करण है, यही करण अब इस लिखी वर्ब का डूअर है, और इस राइट का ऑब्जेक्ट अ पोयम है। बात कुछ समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, ये तो ही हमारी पहली बात। मैं इसी इंडेफिनेट को इंडेफिनेट क्यों कहता हूं, शायद कल की क्लास में हम लोगों ने, कल की मतलब पिछली किसी भी क्लास में मैंने आपके सामने एक चीज को जस्टिफाई किया था कि जितने भी हमारे इन्फिनिटिव्स हैं वो उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो हुआ नहीं, जो होना अभी बाकी है। मैंने एक्सप्लेनेशन में कहा था ही डिसाइडेड टू सेल हिज कार, उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी गाड़ी को बेचेगा, इसका मतलब उसने गाड़ी भी बेची नहीं है, उसने अपनी गाड़ी अभी बेची नहीं है, गाड़ी बेचने का काम अभी हुआ नहीं, इट इज येट टू बी डन, इसीलिए इसे इंडेफिनेट कहा जाता है। अगर इसी को मैं कॉन्टिन्यूस बनाने का प्रयास करूं तो टू के साथ हमने जोड़ा बी, और बी के साथ आगे हम लोगों ने जोड़ने का काम किया V1 प्लस ING। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखने का काम करूं तो ये ऐसे बनता है, आई वॉन्ट करण टू बी राइटिंग अ पोयम। बात को ध्यान से समझने का कोशिश करें भाई। आई वॉन्ट का डूअर है, वॉन्ट का ऑब्जेक्ट करण, करण डूअर हुआ टू बी राइटिंग, और इसका ऑब्जेक्ट हुआ पोयम। इसका मतलब ये समझ में आया, मैं चाहता हूं कि करण इस समय पोयम लिख रहा हूं, यानी कि पोयम लिखने का काम वो एक्शन कॉन्टिन्यूस हो। आप इसी को परफेक्ट कैटेगरी में भी लेके जा सकते हैं, और परफेक्ट बनाने के लिए हमने लिखा हैव और इसके बाद लिखा हमने थर्ड फॉर्म। परफेक्ट हम उस एक्शन को कहते हैं जो एक्शन कंप्लीट हुआ है, यानी कि हो चुका। ठीक, तो इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं कहना चाहूं तो ऐसे भी कहा जा सकता है, सॉरी, आई वॉन्ट करण टू हैव रिटन अ पोयम। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो आई वॉन्ट का डूअर का ऑब्जेक्ट करण, करण डूअर बनता है टू हैव रिटन, और इस रिटन का ऑब्जेक्ट पोयम। ठीक है जी, मैं चाहता हूं कि करण लेटर ये पोयम लिखने का काम कंप्लीट कर ले। ठीक है जी, फाइन। ये मीनिंग के आधार पर सवाल आते हैं, कैसे, अब ध्यान से सुनने की कोशिश करें। हैप्पी दिवाली आप दोनों को, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाए, भाभी जी खुश रहें आपसे और पड़ोसियों से।
गॉड ब्लेस यू। देखो बच्चों, दो सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखने समझने की कोशिश करें। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, आई एम सॉरी टू से दिस। इसका मतलब आई एम सॉरी टू से दिस, इस बात का मतलब क्या हुआ? मैं इसी सवाल को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूं तो भी बात अच्छी होगी। कुछ भी लिख लो, इट और दिस अपनी जगह इक्विवेलेंट ही काम करते हैं। तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे, जितना ध्यान से सुनोगे उतने ध्यान से समझ में आएगा। ये वर्ब है, घुमा के रख देती हैं अच्छे से अच्छे विचारकों को, अगर नहीं समझा तो बर्बाद है खेल। तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे, इन तीनों को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करूंगा मेरे भाई। पहले थर्ड सेंटेंस को देखने की कोशिश करेंगे, आई एम सॉरी टू डू दिस। इस टू और डू को अगर मैं देखना चाहूं तो इसका अर्थ मुझे समझ में आता है, ये एक्शन अभी हुआ नहीं, ये अभी होना बाकी है। यही तो, क्या आप किसी काम को करने से पहले सॉरी एक्सप्रेस करोगे? सोचना ध्यान से। क्या आप किसी काम को, देखो इन्फिनिटिव का मतलब है काम अभी हुआ नहीं, काम अभी होना बाकी है। क्या आप किसी काम के होने से पहले किसी इंसान को सॉरी कहोगे? ये तो मूर्खता है। अगर किसी इंसान के सामने कुछ काम करने से पहले मैं अगर सॉरी बोलूं तो ये पूरी तरह से मूर्खता है, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। क्यों नहीं बनती इसकी सेंस? अरे भाई, आपसे कुछ काम हुआ हो और वो अगर काम गलत हुआ हो उसी के लिए तो आप सॉरी बोलोगे। इसका मतलब यहां पर टू डू कहना तो पूरी तरह नॉनसेंस है और कह देना ज्यादा सेंसिबल हुआ, टू हैव डन दिस। ठीक है जी, इसका मतलब हमें समझ में आता है कि मैंने आपसे सॉरी तब मांगा, मैंने आपको सॉरी तब कहा जब मैंने कोई गलती की। क्लियर है? अरे हाँ है ना? तो यहां पर हम लोगों को यूज करना होगा परफेक्ट इंफिनिटिव। इनके नाम है बेटा परफेक्ट इंफिनिटिव। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ भैया, लिखा है इसने आई एम रेडी टू डू इट। देखो, काम करने से पहले आप तैयार होते हो, तो आई एम रेडी टू डू इट ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि कोई भी काम अभी होना बाकी है, आप उससे पहले तैयार होते हो, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अब इस लिखे सेंटेंस पर आ जाओ, लिखा है आई एम सॉरी टू से दिस। देखो सर, कुछ काम कहने से पहले या किसी भी बात को कहने से पहले आप सॉरी फील कर सकते हो, बिल्कुल फील कर सकते हो। आपको पता है, जैसे मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूं, आपका दोस्त है, आपका दोस्त किसी एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट में फेल हो गया, आपने उसका रिजल्ट देखा, आपको उसका रिजल्ट देखकर दुख हुआ। अब आप उस इंसान को ये चीज बताने से पहले, ये चीज बताने से पहले आप सॉरी कह सकते हो कि जो चीज मैं कहूंगा, जो चीज मैं कहूंगा यानी कि कहने वाला हूं, भी कहा नहीं है, मैं उससे पहले माफी चाहूंगा, आपको बुरा लग सकता है। तो यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात अपनी जगह ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने किसी इंसान को कुछ कह दिया, कहने का एक्शन कंप्लीट हुआ, आपने किसी इंसान को कुछ कह दिया और उस इंसान को ये सुनकर बुरा लगा, तो आप सॉरी कहेंगे। तो इसका मतलब इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर दोनों के दोनों कॉन्टेक्स्ट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इफ आई से आई एम सॉरी टू से दिस, कहने से पहले माफी मांग ली। कई बार ऐसा होता है हमारे पास कोई बुरी खबर हो, हम किसी को बताएं, उसे दुख होगा, उससे पहले हम कह देते हैं, और कभी कभी कहने के बाद तो हम कहें आई एम सॉरी टू हैव सेड दिस। क्लियर है? चलिए, लेकिन कुछ करने से पहले कभी कोई सॉरी नहीं मांगता। ठीक है ना जी, कुछ करने से पहले कभी कोई सॉरी नहीं मांगता। अगर कोई कुछ काम करने से पहले सॉरी मांगता है तो भैया वो फिर फिल्मों का विलन है। आजा गुनाह कर ले, तो वो खतरनाक हो जाता है भाई। ठीक है? चलिए दोस्तों, ये तो हमारा सारा का सारा जो तांडव था, ये सारा का सारा हम लोगों का नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जिक्र था। अब एक आखिरी बात हमारी बचती है, उसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप लोगों के डले हुए हैं वर्ब एडवांस के, उन पर आप अपना मुगालता दूर करेंगे। अब मेरी वर्ब की कैटेगरीज में एक आखिरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब।
इसे थोड़ा ध्यान से समझ लेना। वैसे तो परीक्षक इसका सवाल नहीं पूछता, लेकिन पूछ भी ले तो किसी का भरोसा नहीं। हम तो एक चीज सोच के चलते हैं, अब की बार आखिरी बार। ये तो बहती गंगा है ज्ञान की, जिसे जितना चाहिए वो उतना इसमें से ले लेता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, कल एक रैंकिंग हुई थी टीचर्स की, इंग्लिश जहाँ जहाँ जो जो पढ़ते हैं, और उस रैंकिंग में उस रैंकिंग में आपने जो प्यार दिया, गोपाल वर्मा सर को नंबर 1 रखा, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। और सेटिस्फेक्शन की एक रैंकिंग हुई थी, और उस रैंकिंग में भी सेटिस्फेक्शन रैंकिंग गोपाल वर्मा को नंबर 1 रैंक दिया, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। कभी कभी मैं टीम से पूछता तो हूँ कि मैं बच्चों से नाराज या गुस्सा होता हूँ, बच्चों को बुरा तो लगता होगा, तो टीम कहती है कि नहीं सर, ग्रुप में देखते हैं हम, बच्चों का रिस्पॉन्स हम मॉनिटर करते हैं, बच्चे बेहद खुश हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों को महसूस करते हैं, और वो सीखने के लिए जो आपने उनके दिलों में इच्छाएं जगाई हैं वो काबिल तारीफ है उन बच्चों के लिए। उन्हें अच्छा महसूस होता है कि अपनापन है, तभी तो आप डांट रहे हो, वरना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो ऐसा है कि कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई कुछ भी कमेंट कर रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप चलते रहो। पर आप बहुत कॉन्शियस है बच्चों के लिए, इस बात को लेकर बच्चे बड़े खुश हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर ज्यादा भावुक ना होऊंगा, मैं कहानी लेके चलता हूँ। देखो बच्चों, ये मैंने क्या लिखा, अब इस चीज को मैं समझने समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस बोल रहा हूं, पहले इनको ध्यान से सुन लो, फिर कहानी आसान होगी। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने कहा, मैं पानी पीता हूं। मैंने एक सेंटेंस कहा, मैं पानी पीता हूं। इस सेंटेंस के अंदर डूअर कौन है? मैं। फिर मैंने कहा, पानी पिलाओ। डूअर कौन है? वो इंसान जो सुन रहा है। मैंने कहा पानी पिलाओ, तो पानी पिलाने का काम वो करेगा जो मेरे सामने है। मैंने कहा पानी पिलवाओ, पी के देखता हूं। मैंने कहा पानी पिलवाओ। चीयर्स टू लाइफ। मेरे तीनों के तीनों सेंटेंसेस को फिर से सुने। मैंने कहा मैं पानी पीता हूं, बैठो ना नीरज साहब। मैंने कहा मैं पानी पीता हूं, तो डूअर कौन है? मैं। मैंने कहा मैंने कहा पानी पिलाओ, तो पानी पिलाने का काम वो इंसान कर रहा है जो मेरे सामने है। मैंने कहा पानी पिलवाओ, तो इस एक्शन के अंदर जिसको मैं ये सेंटेंस कह रहा हूं, वो किसी थर्ड पर्सन को एंगेज करेगा जो पानी पिलाने का काम करेगा। इसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, कॉज। व्हेन द third person is caused, engaged to perform a task। जब हम किसी तीसरे पर्सन को किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एंगेज करते हैं, ये हुआ हमारे पास कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब की लिस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे सामने मेक। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, रवि मेड मी सोल्व द क्वेश्चंस। अब अगर मैं इसी लिखे सेंटेंस का पैसिव बनाने का काम करूं, तो पैसिव बनाया आपने, आई वाज मेड टू सोल्व द क्वेश्चंस बाय रवि। ठीक है बेटा, यानी कि इसके एक्टिव और पैसिव की अगर हम बात करते हैं, तो एक्टिव वॉइस के दौरान इसके बाद हम हमेशा बेर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। और बच्चों, अगर पैसिव हम इसका बनाते हैं तो हम इसके साथ आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा इन्फिनिटिव यूज करते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर हमें जानकारी है। दूसरे स्ट्रक्चर से मिलाता हूं। ये बात आई हमारे सामने गेट। जब हम इस गेट की बात करते हैं तो ये भी हमारे सामने कॉजेटिव वर्ब है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, मिस्टर शर्मा गॉट हर
टू राइट अ लेटर। ये बिल्कुल सीधे सवाल हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचती बच्चों, ये सीधे सवाल हैं। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखने का काम करूं तो पुरानी चेन मदद करती है। मिस्टर शर्मा इस वर्ब का डूअर है, इसका ऑब्जेक्ट हर है, हर का जो अगर देखें तो हर डूअर बनता है इस राइट का, और राइट का ऑब्जेक्ट हुआ अ लेटर। ठीक है बेटा, तो अगर हम इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से देखें तो इस गेट के दो रूप सामने आते हैं, इन्हें समझ के चलना बेटा। यहां पर इस चलो इस हर का नाम हटाकर और मैं लिख लेता हूं रिया। ठीक है जी, मिस्टर शर्मा के लिए ये मिस्टर शर्मा का डूअर, ये वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट रिया, यही रिया अब इस वर्ब का डूअर बन रही है, रिया इस वर्ब का डूअर बन रही है। इसका मतलब अगर डूअर लिखा मिलता है तो आने वाली वर्ब के साथ हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जोड़ते हैं। लेकिन अगर इसी लिखी हुई बात को हम पैसिव बनाने की कोशिश करें तो पैसिव बनता है हमारे सामने मिस्टर शर्मा एज इट इज लिखा हमने गॉट। तो भैया ये लिखा हमारे पास डूअर, ये लिखी वर्ब, और ये लिखा हमारे पास ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग पैसिव में ऑब्जेक्ट को लिखने की कोशिश करते हैं आ लेटर, इसके बाद टू राइट को हटाकर हम सिर्फ और सिर्फ लिखने का काम करते हैं थर्ड फॉर्म रिटन बाय रिया। तो देखो ध्यान से, यहां तो रिया डूअर थी जिसके लिए ये हमने यूज किया इन्फिनेटिव, लेकिन यहां पर अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये डूअर ना होकर ये कहलाता है ग्रामेटिकली नॉन डूअर। तो नॉन डूअर के बाद हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हो गया जी दूसरा थियरी। अगर लिखा मिलता है मुझे नॉन डूअर तो आने वाली वर्ब के साथ हम जोड़ते हैं सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दो बातें हैं, पहले इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करें प्लीज। पहले इन चीजों को एक बार ध्यान से देख लीजिए मेरे बच्चों। चलो भाई, ये तो हो गया हमारा दो बातचीत का, ठीक है ना। अब देखो एक और हमारी कॉजेटिव वर्ब है जो हर एक पेपर की अजीज है, पूछा जाता है भाई इसका सवाल। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। इन सभी बातचीत को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें प्लीज।
अब इन सारी चीजों को ध्यान से देखना बेटा। सेंटेंस 1 लिखा है आई हैव माई कार। इस लिखे हुए हैव को अगर मैं देखने का काम करूं तो ये हैव बताने का काम करता है पोजेशन। क्या बताने का काम करता है? पोजेशन बताने का काम करता है। अब ये अगर पोजेशन बताने का काम करता है तो सर इस हैव के सर फंक्शन में ज्यादा परेशानी नहीं है। अब अगर मैं आगे देखने का काम देखो, है तो ये अपने आप में फाइनाइट वर्ब। आगे लिखा है आई हैव वॉश्ड माई कार। मैं अगर टेंस के आधार पर इसे समझूं तो ये हैव अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है और वॉश्ड हमारे सामने एक फाइनाइट वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे सामने लिखा है आई हैव केशव वॉश्ड माई कार। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, यहां हैव अगर मैं कहना चाहूं और इस हैव के बाद लिखा है केशव, तो इसका मतलब मेरे पास केशव का पोजेशन तो नहीं है। बेसिकली मैंने केशव को कॉज किया है, वो इंसान ये काम करेगा, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब यहां पर ये बनती है कॉजेटिव वर्ब और इसने कॉज किया इस केशव को और केशव ने आगे ये एक्शन परफॉर्म किया है किस चीज पर? माई कार पर, ठीक है। तो कॉजेटिव वर्ब में हैव का एक फंक्शन आ गया हमारे सामने और फंक्शन कहता है कि अगर इस हैव के बाद हम लोगों को एक डूअर लिखा मिलता है तो आने वाली जो भी वर्ब है वो हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव रहती है। कॉज किया जा रहा है केशव को कि तुम ये काम करो। फिर इस लिखे सेंटेंस को अगर मैं समझने का काम करता हूं, आई हैव फिर से वही हो गई कॉजेटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके बाद पोजेशन तो बताया इतना ही था। यहां तक मैं सेंटेंस को देखूं तो ये पोजेशन है, लेकिन इसके साथ तो कहानी आगे जुड़ रही है, तो ये पोजेशन नहीं, ये कॉजेटिव वर्ब हो गई। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये डूअर ना होकर बेसिकली नॉन डूअर है और नॉन डूअर होने की वजह से हम यूज कर रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये बनाने की कोशिश की गई है पैसिव वॉइस। क्या बनाने की कोशिश हो गई भाई? पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि अगर हम लोग डूअर की जगह लिख रहे हैं नॉन डूअर, जो ऐसा काम नहीं कर सकता, नॉन डूअर है, तो आने वाली बातचीत में हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब देखो यहां से एक सवाल परीक्षा ने पूछा है, बार बार पूछा है, इसलिए मुझे इसको बताना मजबूरी होगा। और यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया। जो बच्चे अधिकतर किताबों से रटते हैं ना, कई एरियाज में है, जैसे मैं पटना सेमिनार्स के लिए जाता हूँ तो वहां बताया जाता है कि बच्चों के साथ एक बहुत बुरा काम किया जाता है। कोई बुक है दो चार, उन्हीं बुक्स का मतलब बहुत भयंकर तरीके से रटाया जाना कराया जाता है। 200-400 फीस ली जाती है और भीड़ की भीड़ बिठा के, और भाई हर एक को बुरी तरह रट्टा लगा, इसके साथ ये आता है, बोलो सारे, इसके साथ ये आता है, उसके साथ वो आता है, और वो आता आता नहीं आता, पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, सब के सब बेहोश। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करता हूँ इस चीज में, मैं आप लोगों की इग्नोरेंस की बुराई करता हूँ। एक बात समझ रहे? दो बातें होती हैं, इंसान बुरा नहीं होता, इंसान का कर्म बुरा हो सकता है। इंसान तो सारे एक जैसे हैं, भगवान की कृति है, मैं भी आप जैसा ही हूँ, यही मेरा लाइफस्टाइल, जैसे आपका लाइफस्टाइल, मेरा आपका जीवन एक ही है, कोई नई बात नहीं, लेकिन हमारे कर्म अलग हैं। तो बुरा इंसान नहीं, इंसान का किया गया काम बुरा हो सकता है। मैं आपको उस गलत अप्रोच को, मैं उस गलत अप्रोच को छोड़ने के लिए कह रहा हूं। मेरा ये अर्थ नहीं है कि मैं किसी टीचर की बुराई करके मैं अच्छा बन जाऊंगा, ऐसा तो यूट्यूब पे चलता ही रहता है। यूट्यूब पर इतना गंदा तांडव चल रहा है, हर कोई लगा पड़ा है, वो देखो घटियापन करता है, वो देखो बिजनेस कर रहा है, वो देखो वो कर रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, तुम क्या करने आए हो? तुम क्या करने आए हो? तुम्हें किसने कहा है तुम उसकी बुराई करो उसकी अच्छाई करो? नहीं सर, हमें कोई लेना देना नहीं इस चीज से। पॉइंट ये है कि आप अपने कर्म, आप अपने काम, आप अपने अप्रोच को सुधारो, सिलेक्शन होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। लो भाई, मेरे सामने ये आ गया एक दूसरा सेंटेंस। अब बच्चों इस लिखे सेंटेंस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं।
सेंटेंस 1 की अगर मैं बात करता हूं, लिखा लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स, ये हमारे सामने कॉज किया गया है। शुड हैव, ये कॉजेटिव वर्ब हुई। अब डेंटिस्ट बेसिकली कौन सी कैटेगरी में है? डूअर, जो काम कर सकते हैं। अब अगर ये डूअर है तो आने वाली वर्ब बेर इंफिनिटिव रही और हमने इसके लिए फिल किया। ठीक है जी। हमने देखा आगे लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स शुड, एनिमल्स कॉज किए गए हैं। शुड, सॉरी मैं यहां पर हैव लिखना भूल गया, माफ कीजिएगा। तो ये हैव अपने आप में हुई पॉजिटिव वर्ब। आगे अगर मैं देखूं क्या देयर टीथ, ये डूअर है नॉन डूअर है? टीथ नॉन डूअर है, इसलिए हम लोग यहां पर यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा समाप्त होता है वर्ब एडवांस। ठीक है बेटा, एक बार इनको नजरों से निकालो, 2-4 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, फिर त्योहार का समय है भाई, बाहर बहुत ट्रैफिक है। मैं आज आप लोगों को जल्दी विदाई दूंगा, दिवाली की मुबारकें भी दूंगा, ये बाहर इतना ज्यादा ट्रैफिक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी बातचीत थी, आप लोगों ने समझ ली होगी। अब आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है आप लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, अच्छे से रिवाइज करने के बाद हम लोगों को सारी की सारी कहानी समझ आएगी। मेरी आप लोगों की मुलाकात होगी, मेरी आप लोगों की जो अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। मेरी आप लोगों की मुलाकात होगी 31 अक्टूबर को, और 31 तारीख को जो हमारी मुलाकात होगी, उस मुलाकात में हम लोग आगे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज शुरू करने वाले हैं, क्लोज टेस्ट और PQRS शुरू करने वाले हैं। दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जर्नी विद अस, दैट विल बी अ डिफरेंट लेवल। खैर, अब आपके सामने क्वेश्चंस पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल आपके सामने आ रहा है, प्लीज इसे थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा। The car began to make an extraordinary noise, so I stopped to see what it was. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो the car began, अगर गाड़ी का शोर कॉन्टिन्यूअस था, गाड़ी का शोर कॉन्टिन्यूअस था, तभी आपने गाड़ी को रोका, तो इसका मतलब द कार बिगेन मेकिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉइज। सर पहले ऑप्शन में आप ठीक करें, मेकिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉइज। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है वी गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग। देखो बच्चों, हम लोगों ने समझने का काम किया था, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, अगर ये एक प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद वेटिंग अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है फॉर द वेदर टू क्लियर, अपनी जगह कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वेदर क्लियर होना अभी बाकी है, टू क्लियर अपनी जगह ठीक है। एंड फाइनली डिसाइडेड सेट आउट, बड़े ध्यान से देखोगे तो बात अपनी जगह क्लियर होगी। वी फाइनली डिसाइडेड टू सेट, ऑप्शन सी की शुरुआत में सेट से पहले टू का आप जिक्र लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, बबीता रश्ड आउट ऑफ द रूम विदाउट गिवन। बच्चों विदाउट अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन
प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम लोग हमेशा जेरंड यूज करते हैं, विदाउट गिविंग मी अ चांस टू एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द पेंटर फेल्ट द लेडर बिगेन स्लिपिंग, आगे के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, वी watched the students jump from a window and falling into a blanket held by the people below। इस लिखे सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो वॉच के बाद ये जंप जो है बेसिकली इसे आईएनजी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि जंप करने का एक्शन कॉन्टिन्यूअस था। वी वॉच्ड द स्टूडेंट्स जंपिंग फ्रॉम अ विंडो, और आगे के सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर काम करते हैं। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, जब तक आप अपने नोट्स को ठीक ढंग से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये दास्तान समझ नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई, चीजों को जब तक आप अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग नहीं होंगे। पूरी दिवाली है आप लोगों के पास, रिवाइज करें इस वीडियो को, इस वर्ब एडवांस को 2-3 बार देखने से आपको क्लियर होगा, आपसे अनुरोध है। क्वेश्चन नंबर 6 पर काम करते हैं। देर आर पीपल हु कांट हेल्प टू लाफ। हमें ये चीज पता है बच्चों कि हम हेल्प के बाद बेर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, तो टू लाफ नहीं, पहले तो यहां करो ठीक इस चीज को लाफ, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे कहें व्हेन दे सी समवन, देखो सी के बाद ये एक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तभी हमें हमारे सामने कोई इंसान बनाना स्किन पर अगर पैर रखे और स्लिप होता हुआ हो कॉन्टिन्यूसली, तभी हम लोग उस पर हंसेंगे। तो इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। when they see someone slipping on a banana skin। Question number 7, the bank robbers made the cashier, अरे मेड के बाद हम हमेशा बेर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, इसीलिए टू शो नहीं, हम सिर्फ शो का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, देर इज नथिंग टू डू बट, बच्चों बट के बाद टू लगाने की जरूरत नहीं है, बट के बाद सिर्फ आप वेट लिखेंगे, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव देयर इज नथिंग टू डू बट, ये तो भी डिस्कस किया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। एज वी सीम टू हैव मिस्ड द ट्रेन, ये अपने आप में एक परफेक्ट इंफिनिटिव है, आपने ट्रेन को मिस करने का एक्शन कर लिया। एज वी सीम टू हैव मिस्ड द ट्रेन वी मे एज वेल टू गो बैक। देखो बच्चों इस लिखे हुए पार्ट सी को देखो, लिखा है वी मे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी के बाद लिखा जो मे है ये अपने आप में एक मॉडल एक्सिलरी है, और किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ हम फर्स्ट होम ऑफ वर्ब यूज करते हैं। आप कहते हैं आई कैन हेल्प यू, लेकिन आप कभी ये नहीं कहते आई कैन टू हेल्प यू। भाई कैन कह दिया तो बिना बात और कोई टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस लिखे सेंटेंस में वी में एज वेल के बाद सिर्फ गो का आप यूज करें, टू को हटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, वी कुड गो टू अ कॉन्सर्ट अनलेस यू हैड प्रेफर्ड विजिटिंग अ म्यूजियम, विजिटिंग अ म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक थोड़ी सी कोशिश आप करें, उसके बाद हम बातें करेंगे।
कोशिश करें बच्चों। आई होप आप लोगों ने कोशिश कर ली होगी। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दे वोंट लेट अस, देखो लेट के बाद आने वाली जो भी हमारी वर्ब होती है बच्चों वो बेर इंफिनिटिव होती है। वोंट लेट अस लीव द कस्टम, बाकी की आपकी सेंटेंस में परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, यू नीड नॉट, जब नीड के साथ हम लोगों ने नॉट यूज किया तो ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद तो फाइनाइट वर्ब ही आनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब अगर आती है तो यहां पर लिखे हुए आस्क की हमें बात करनी होगी, टू लगाने की हमें इसमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज यूजुअली इजियर लर्निंग अ सब्जेक्ट, नहीं, इट इज यूजुअली इजियर टू लर्न अ सब्जेक्ट बाय रीडिंग, बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आए। आई वॉज अफ्रेड, हमें पता है बच्चों अफ्रेड के साथ हम हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ पिकिंग अप द रिवॉल्वर, बाकी का सेंटेंस अपने आप। क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर वॉक, अब बच्चों देखो सवाल यही गलत हो गया। आफ्टर वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा जेरेंड यूज करते हैं, आफ्टर वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर काम करते हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ, ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद हम जेरेंड का यूज करते हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग दैट फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ही एक्सपेक्ट्स मी टू आंसर बाय रिटन, बाय एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा जेरेंड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, I tried to explain to him but he refused to listen and went on, अब देखो यहाँ went के बाद जो है on preposition, इसलिए grumbling का यूज हम करेंगे। देखो ये तो सभी लोग जानते ही हैं कि preposition के बाद हम हमेशा नाउन या प्रोनाउन का ही यूज करते हैं, तो preposition के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन का हम यूज करते हैं तो मेरे भाई नाउन जेरंड का ही तो यूज करना सिखाएगा। Question number 19, he didn't dare to leave the house because he was afraid of meet, फिर वही preposition का logic आ गया, afraid of meeting someone who might recognize him. Question number 20th, taken into consideration, बेटा ये perfect participle बनाना है, ठीक करें। Having taken into consideration of the advice, आगे के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। अगला सवाल, सूरज said that he would rather fail than, देखो कंपैरिजन लाइकवाइज होता है तो कॉपिंग नहीं सिर्फ कॉपी का आप यूज करें। फेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसके बाद भी कॉपी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होना चाहिए। अगले सेंटेंस पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, in the absence of clear instructions one cannot be expected to function, one cannot be expected to function
क्वेश्चन अगला भी 22, ये मिसप्रिंट है, अगला भी क्वेश्चन 22 है, लिखा है ऑल हिज रिलेटिव्स एक्सेप्ट हिज डॉटर हैव गोन ऑन अ मंथ्स वेकेशन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली नाउन का एरर है, और अगर एक महीने की बात है तो मंथ एपोस्ट्रोफे एस का आप प्रयोग करें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर अमिता वॉज टू अबाउट टेल हर। बड़े ध्यान से देखो बच्चों, क्या टू और वी1 के बीच कोई दूसरा शब्द आ सकता है? बिल्कुल नहीं। टू और वी1 आपस में मिलकर जब नाउन को बनाते हैं तो भाईजान यहां पर टू और टेल के बीच में अबाउट क्या कर रहा है, तो इसे ठीक करें। अमिता वॉज अबाउट टू टेल हर टीचर, बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स व्हेन यू ट्राइड टू गॉट। लो जी, सवाल यहीं खत्म हुआ। ट्राई के बाद टू तो अपने आप में ठीक है, इस टू के बाद लिखा हुआ आगे जो ये गॉट है, हमें इसकी जरूरत नहीं थी और इसे हमें ठीक करना पड़ा। ट्राई टू गेट। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्स, ये तुमने कर लिया। बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, बच्चों इसके लिए हमें इट पहले लगाना होगा, क्योंकि इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपने लॉजिकल पढ़ते वक्त भी हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। नितिन, भाई जिस नितिन की हम बात कर रहे हैं उसी के लिए हमें ही का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो सेंटेंस बिल्कुल आपका सीधा स्पष्ट है। बीइंग यहां पर ही लगाने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स टू बी अलाउड फॉर मीनिंगफुल फॉलो अप ऑफ द ट्रेनिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन कहता है द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स टू बी अलाउड। इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, हैविंग हिज ब्रेकफास्ट फिनिश। सर हैविंग अपने आप में एक परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करता है, तो इस हिसाब से हैविंग हिज ब्रेकफास्ट फिनिश्ड बाकी का। क्वेश्चन नंबर 29, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कल लिखा था हम लोगों ने इस बारे में, प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है तो आप इसे ठीक लिखें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, टू अराइव एट अ डिसीजन ऑल द इंटरेस्टिंग पार्टीज। सर गलत हुआ, इसे ठीक किया जाना चाहिए, इंटरेस्टेड पार्टीज। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 31, चिल्ड्रन विजिटिंग पार्क आर यूज्ड एट ही monkeys। प्ले नहीं, ये पार्टिसिपल फ्रेज है बच्चों, प्लेइंग इन द केजेस। क्वेश्चन नंबर 32, इफ asked for a choice, नेहा would prefer spending holidays, हॉलीडे कह लो बात है, in villages to crowded cities। तो प्रेफर के बाद कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक्शन अभी करना बाकी है, होना चाहिए प्रेफर टू स्पेंड हर हॉलीडेज इन विलेजेस। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 पर आए दोस्तों, वी कैन सी थ्रू हिज सडन फ्रेंडलीनेस ही वांट्स टू लुक आफ्टर हिज डॉग व्हेन ही इज अवे। तो यहाँ पर बेसिकली जब वो अपने इस जगह से दूर जाएगा तो उसके कुत्ते का ध्यान कोई और रखेगा। ही वांट्स हिज डॉग टू बी लुक्ड आफ्टर। क्वेश्चन 34, राकेश डज नॉट नो। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखकर ही सेंटेंस ठीक किया जाएगा।
does not know how to swim, so he is afraid of water. Is my point clear? Question number 35. The king did not mind. माइंड के बाद आता ही जेरेंड है, फोर लगाने की हमें जरूरत नहीं है. ठीक है दोस्तों, फोर लगाने की जरूरत नहीं है. चलिए आज की इस सभा को यहीं रोकते हैं. वर्ब एडवांस को अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और आपके पास काफी समय है. बेटा ही मोंकीज होता है, ही मोंकी, शी मोंकी. आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, कुछ छुट्टियां हैं, आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें, अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ें, बचे हुए वर्ब एडवांस के क्वेश्चंस को करें. आपकी जब मेरे साथ अगली क्लास होगी तो कुछ और बातें करेंगे. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही. अगली क्लास में मिलते हैं, और आप सभी को दिल से दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं. अच्छे से दिवाली मनाएं, ईश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरा करे. मस्त रहें, व्यस्त रहें. गुड नाइट, लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली, टेक केयर.